समझ पाए, ताकि उनके घर में भी एकदम डर का माहौल हो जाए कि अब तो लड़का पढ़ ही रहा है। आपकी कमेंट दिख जाएगी ना उनको, तो भौकाल टाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, जो पॉलिटी का लेक्चर है। पूरी की पूरी पॉलिटी आपको यहीं यूट्यूब पर लाइव देखने को मिलेगी और ये सिर्फ लाइव होगा लेक्चर, ठीक है? ये चीज़ हम बता चुके हैं। आर यू रेडी? स्टार्ट करें? ठीक है, चलिए। सर मैं हाथरस से हूँ, अमन ठाकुर। अरे मैं जानता हूँ यार अमन आपको, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में तो मैंने 10 लोगों को उधार दिला रखा है कि अगर उधार नहीं मिलता है तो अमन ठाकुर से वसूली करा दूँगा। ये कह रखी हूँ मैंने। चलिए, चलो सर स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि संविधान को पढ़ना होता है, संविधान को आपको पढ़ना होता है। अगर आप राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, क्विक रिवीजन, अगर आप राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था को, पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संविधान को पढ़ना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है कि आप संविधान को पढ़ें, ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं, तो ही आपके लिए चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। तो अगर आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई और अन्य एई जेईई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। एनरोल नाउ। डिफाइंड तरीका है और वो डिफाइंड तरीका क्या है? सर संविधान को पढ़ने का एक डिफाइंड तरीका आपको देखने को मिलता है, जो कि मेरे ही द्वारा स्पेशलाइज्ड है और कोई संविधान को इस तरीके से नहीं पढ़ाता। संविधान को मैं ये बताता हूँ कि भाई आप इसको पढ़ने के लिए पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़िए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप पढ़िए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थात आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ लीजिए। जब आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ लेंगे, जब आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ लेंगे, इसके बाद संविधान का मेकिंग पढ़िए, संविधान का मेकिंग पढ़िए, संविधान का बनना पढ़िए, बनना पढ़ें, जिसका मतलब है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाएगा। मतलब कल की क्लास में हमने इसको पूरा कर लिया था। मतलब शुरुआत की जो 3 क्लासेस हैं उसमें ये पूरा है। आज हम संविधान का बनना पढ़ेंगे और इसके बाद संविधान की संरचना पढ़ी जाती है, इसके बारे में याद रखना। तो कुल मिला के लगभग 20 लेक्चर्स होंगे, 20 लेक्चर्स में आपकी पॉलिटी पूरी हो जाएगी। बचे हुए जो 10 लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स के अंदर क्या किया जाएगा? उन लेक्चर्स के अंदर पॉलिटी की प्रैक्टिस की जाएगी शुरुआत से, सो दैट कि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। वो भी आपको इसी लेवल पर देखने को मिलेगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अब बात को समझना, जो नए बच्चे हैं, जो क्लास में पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है आपकी तथास्तु बैच की प्लेलिस्ट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो शुरुआती आपकी वीडियोस हैं, शुरुआती वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे रहेंगी, शुरुआती 3 वीडियोस। तो जिस बच्चे ने पहली यूनिट अभी तक नहीं पढ़ी है, वो यहाँ से भी पढ़ सकता है, बाद में भी पढ़ सकता है। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, मतलब उसका कोई लेना देना पीछे वाले टॉपिकों से इतना खास है नहीं, तो आप इसको यहाँ या वहाँ दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है आपका संविधान सभा, यानी संविधान का जो निर्माण है वो आपको यही देखने को मिलता है संविधान सभा में। तो हेडिंग आपकी आज की यही है, पुट ऑन द हेडिंग, संविधान सभा के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। ये थोड़े से पेज हैं, ये पेज हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, जिससे कि संविधान सभा के बारे में आपको तगड़ी चीजें आपको यहाँ बता पाएं। संविधान सभा के बारे में तगड़ी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, चलो जी, बिना किसी परेशानी के। ओके, चलो चलिए बात करते हैं हम आपकी संविधान सभा के निर्माण के बारे में। तो इसके बारे में पहले ना कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट होते हैं, जिन कॉन्सेप्चुअल फैक्ट को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स, आपको देखने को मिलते हैं जिनको कहा जाता है संविधान सभा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। संविधान सभा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। तो सबसे पहले, उससे भी पहले आपको देखने को मिलती है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर संविधान की पहली डिमांड आपकी कब की जाती है, तो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहली कब की गई है? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी पहली, वो कब हुई है? तो आपसे पूछा जाएगा संविधान की पहली मांग किसने और कब की थी? तो आप बताएं संविधान की पहली मांग किसने और कब की थी? संविधान की पहली मांग किसने और कब की है? ये आपसे पूछा जाएगा, आप इसका जवाब देंगे। ये संविधान की मांग है। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ संविधान सभा की पहली मांग, तो अगर मैं पूछता हूँ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की बात करता हूँ, संविधान की पहली मांग की बात करता हूँ, तो जवाब अलग होगा। लेकिन अगर मैं बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की मांग की बात करता हूँ, तो वो अलग होगा। संविधान सभा की मांग अलग होगी। संविधान सभा की मांग जो है वो आपको अलग देखने को मिल जाएगी। बात को इसको भी समझ लीजिएगा। देखो इसके अंदर भी स्पष्टीकरण कुछ ऐसे दिया जाता है कि आप संविधान सभा को समझेंगे। ये 1895 में की जाती है भाई बाल गंगाधर तिलक, 1895 में की जाती है भाई बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हुई है, बीजी तिलक जी के द्वारा एक डिमांड होती है। हुआ क्या था, इस समय स्वराज बिल आया था, एक बिल पारित हुआ था स्वराज बिल। स्वराज बिल के अंदर कहा गया था कि देश को चलाने का कानून होना चाहिए, वही संविधान होता है। बट वहीं अगर डिमांड आ जाए कि सर एक बात बताइए संविधान सभा की मांग कब हुई थी? मतलब ये तो सब जानते हैं कि हाँ भाई एक संविधान होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बात किसने करी थी कि संविधान की सभा भी होनी चाहिए। तो वो चीज आपकी आती है यहाँ पर, संविधान सभा की मांग आती है यहाँ पर। ये 1934 में होती है भाई एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा डिमांड की गई है। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने डिमांड करी थी एक संविधान सभा होनी चाहिए जिससे कि संविधान बन पाए। क्लियर है? बट पॉइंट यहाँ पर एक अलग आएगा। सर कांग्रेस के द्वारा कब कब मांग की गई है? कांग्रेस के द्वारा मांग बता दीजिए, क्योंकि पेपर में तो कांग्रेस की मांग पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की मांग कब की जाती है, कांग्रेस ने इस प्रकार की मांगे कब की है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो लिखें डिमांड बाय कांग्रेस, डिमांड्स बाय कांग्रेस, डिमांड्स बाय कांग्रेस। कि सर कांग्रेस ने डिमांड कब कब की है, कांग्रेस के द्वारा मांगे कब कब एक्सेप्ट की गई है, कांग्रेस द्वारा मांगे, कांग्रेस द्वारा मांगे कब कब की गई मांगे। पहले कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की है? तो कांग्रेस के द्वारा अगर मैं बात करूं संविधान की मांग इसने कब की है, तो ये बिल्कुल अलग होगा। कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग अलग होगी, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग अलग होगी। यानी इसने संविधान की मांग अलग की है, संविधान सभा की मांग इसने अलग की है। अगर मैं बात करता हूं इसने संविधान की मांग कब की है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 1928 में कोलकाता सेशन में की थी। कोलकाता सेशन में की थी, कोलकाता सेशन में देखने को मिलता है। कोलकाता सेशन के जो हेड है वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे 1928 में, इनके द्वारा ये डिमांड की गई थी। और इसी डिमांड की वजह से ही इन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी पेश करी थी। इसी डिमांड की वजह से इन्होंने यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट भी पेश करी थी। नेहरू रिपोर्ट इन्होंने पेश करी थी। ठीक बात। ये नेहरू रिपोर्ट जो है यही है ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के बेसिस पर तैयार हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इसी के बेसिस पर बना है। पहला बात। दूसरा फिर आता है कि संविधान सभा की मांग, ये 1936 के फैजपुर सेशन में होती है। बात करते हैं 1936 के फैजपुर सेशन में होती है, फैजपुर में होती है। फैजपुर का सेशन था, वहां पर यह डिमांड होती है। यहाँ पर हेड कौन है? सर जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर का सेशन इसलिए भी खास है, ये गांव में हुआ पहला सेशन था। अब से पहले जितने भी सेशन हो रहे थे वो गांव में नहीं हो रहे थे, लेकिन गांव में हुआ पहला सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या रखना, गांव में पहला सेशन आपको देखने को मिलता है। गांव में पहला सेशन, ये गांव में पहला सेशन था। इससे जितने पहले सेशन थे वो गांव में नहीं थे, लेकिन गांव का पहला सेशन है। दूसरा है यहाँ पे केवल बात को कहा गया था एक्सेप्ट, ये लखनऊ में होती है। पास कहाँ होती है? लखनऊ में होती है, यहाँ कही गई है, लेकिन इसको पास माना जाता है 1936 लखनऊ सेशन के अंदर। लखनऊ में इसको पास माना जाता है, लखनऊ में पास होती है कि हाँ भाई इस तरीके की डिमांड कांग्रेस को करनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सर डिमांड पूरी हो गई। जब डिमांड पूरी हो गई तो इसके बाद क्या पॉइंटर्स होंगे? ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंटर्स होंगे कि सर ये डिमांड तो होती गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक नहीं सुनी। पहली बार जो ब्रिटिशर्स सुनते हैं वो 1940 के अगस्त ऑफर में सुनते हैं। इसको पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट बाय ब्रिटिशर्स ये कब हो गया? ब्रिटिशर्स ने कहा था पहली बार 1940 में कि हम अपनी मांग, जो आपने मांग करी है उसके लिए हम रेडी हैं। वो चीज आपको यही देखने को मिलती है। ब्रिटिशर्स ने पहली बार इसको एक्सेप्ट कब किया है? एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स आपको कहां देखने को मिल जाएगा? इसे ब्रिटिशर्स इसको कब एक्सेप्ट करते हैं? तो ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट कब किया है वो बताइए। ब्रिटिशर्स ने इसको 1940 अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया था। 1940 अगस्त ऑफर में इट वाज एक्सेप्टेड। अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ऑफर में एक्सेप्टेड।
कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए इस प्रकार की एक चीज़ को बनाने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए संविधान बना दें। ठीक है? याद रखना। ये रेडी हैं आप इसके लिए? देखो, अच्छा आदमी हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूँगा, ये लो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, लीजिए। आगे अब आपको देखने को मिलता है कि संविधान सभा का फिर गठन हुआ कैसे? देखो, अगर मैं संविधान सभा के गठन की बात करता हूँ, तो भारत की संविधान सभा किसके बेसिस पर बनती है? भारत की संविधान सभा बनती है कैबिनेट मिशन के बेसिस पर। संविधान सभा का जो निर्माण होता है, वो होता है कैबिनेट बेसिस पर इसका निर्माण होता है, बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन। बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन कि भाई कैबिनेट मिशन ही है जो इसके लिए इसका निर्माण करेगा, कैबिनेट मिशन के बेसिस पर ही इसका निर्माण होता है। तो हमें यही पता लगता है कि सर कैबिनेट मिशन ही है जो इसका निर्माण करता है। तो कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, 1946 में आया था। इसको मैंने डिस्क्राइब इन लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब कर दिया था। इसको मैंने डिस्क्राइब कहाँ पे किया था? डिस्क्राइब इन लास्ट क्लास। लास्ट क्लास या फिर कह सकते हैं, या फिर डिस्क्राइब इन क्लास 3। आज को 4th नंबर की क्लास है, तो इसको मैंने क्लास 3 के अंदर डिस्क्राइब कर दिया था। तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो यही है भारत की संविधान सभा। अब भारत की संविधान सभा के निर्माण की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? चलिए। सरल तरीके से आप इस चीज़ को लिखेंगे, ये है कैबिनेट मिशन। इसका मुख्य प्रस्ताव के अंतर्गत ही आपको पता लगता है कि इसके द्वारा ही कुछ कार्य किया गया है। यहीं से हमारे सामने क्लैरिटी आती है कि सर कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रस्ताव ही ये था कि किसी न किसी प्रकार से देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर डाल दिया इन्होंने यहाँ पे अपनी टीम ने। अपनी टीम क्या करती है वो कहती है सर बच्चों को सब कुछ ही बता दो आप। मैं भी, मेरा हमेशा से यही रहा है, बच्चों को जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो यहाँ संविधान सभा का गठन होता है। किसके बेसिस पर? कैबिनेट मिशन 1946 के बेस पर आपकी संविधान सभा का निर्माण। तो संविधान सभा का जो गठन होता है उसमें 389 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 389 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है? चलो। लेकिन अगर हम देखते हैं ब्रिटिश प्रांत से कितने हैं? 292 हैं। देसी रियासतों से कितने हैं? 93 हैं। और मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से, जिनको कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर आपके कितने हैं? 4 हैं। सर डिमांड बाय कांग्रेस 1922 की है? नहीं है 1922 की आदर्श पर। 1921 में हसरत मोहन डिमांड है वो। दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। बेटा स्वराज की बात नहीं कर रहा मैं संविधान की बात कर रहा हूं। डट जाओ, 1922 नहीं है। मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूं, 1922 नहीं है। आप यहां ध्यान दे लीजिए। ठीक है? चलिए। तो अगर हम बात करते हैं कमिश्नरेट एरिया, आपको देखने को मिलता है कमिश्नरेट एरिया। कमिश्नरी एरियाज आपको देखने को मिलते हैं। जो 4 हैं आपके, कितने हैं? 4 हैं आपके। कहां-कहां पे वो भी मैं बता देता हूं। एक तो दिल्ली है, तो ऑब्वियस सी बात दिल्ली में ही होगा। दूसरा कुर्ग है, CRRG कुर्ग आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। आगे अजमेर है जो राजस्थान में है। अजमेर है जो कि राजस्थान में है, और उसके बाद बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान दैट इज इन पाकिस्तान। तो ये 4 क्षेत्र आपके कमिश्नरी है। डिपेंड क्या होता है, कमिश्नरी क्षेत्र अलग-अलग होते हैं क्या? कमिश्नरी क्षेत्र सर ऐसे काम करते हैं जैसे मानो ये राजधानी की भांति रहें, राजधानी की भांति रहें। याद रखेंगे। तो प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93, मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से 4। ठीक है? अगर मैं पूछता हूं इसके अंदर भी इलेक्शन कितने लोगों के लिए हुआ है? ठीक है? चलो। बेटा जिन टीचर का आप नाम बता रहे हैं, उन्होंने जो आपको डेटा दिया है, वह अभी तो गलत है। मैं किसी भी शिक्षक की यहाँ पर ना तो बुराई करना चाहता हूँ, ना ही उनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। आप ध्यान रखिए, जो मैंने डेटा आपको बता दिया, इसे आप टिक कर लीजिए। जो मेरा डेटा है वो सर्वोत्तम है। मैंने एक उम्र खर्च की है इस पर, ये पढ़ाना मेरा आखिरी अंजाम है। तो कृपया करके थोड़ा समझ विकसित कीजिए। अगर यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ 389 सदस्य, तो मुझे पता है 389 सदस्य, 389 के 389 कौन? मैंने घर-घर जाकर जानता हूँ। तो कृपया इस प्रकार की कमेंट करने से पहले 2 बार पहले ये सोचा करो कि जिस तरह की क्लास है हम कमेंट करने जा रहे हैं कुछ। फिर आपका दिमाग अगर फिर भी कहता है, ना माने तब कमेंट किया करो। ठीक है? ऐसे ही ये नहीं है कि अरे अच्छा तो पहले कमेंट करो, मत किया करो ऐसे लोग, है ना? मत किया। आगे हम बात करते हैं। 389 मेंबर्स हैं। अच्छा इसके अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि इलेक्टेड कितने थे? तो सर ये जो थे इनके लिए चुनाव प्रक्रिया हुई थी। इनके लिए चुनाव प्रक्रिया हुई है। इनके लिए चुनाव प्रक्रिया हुई है। लेकिन इन लोगों के लिए चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई। इनके लिए चयन प्रक्रिया हुई है। नॉमिनेशन बेस्ड सिस्टम रहा है। दीज़ वर नॉमिनेशन। इनको नॉमिनेट किया गया था। इनको क्या किया गया था? इनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है? चलिए याद रखेंगे। इनको क्या नॉमिनेट किया गया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन ही किस बेसिस पर हुआ है। इलेक्शन बेसिस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है? लिखो फटाफट से। इलेक्शन बेसिस की बात कर लेते हैं। देखो बात को समझना, जो प्रांतीय विधानसभा थी, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था और तब जाके संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो मैं आपको बता दूं जो प्रोविंशियल विधानसभा है, संविधान सभा की जो चुनावी विधि थी, इलेक्शन प्रोसीजर क्या था जिस माध्यम से चुने गए। ठीक है? तो इलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं। इलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या था? कैसे लोगों को चुना गया? 389 लोग कैसे हुए? इलेक्शन प्रोसीजर क्या था? सर इलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो सर जितनी भी हमारी प्रोविंशियल विधानसभा है, तो याद रख लीजिए कि जितनी भी हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन आपका हुआ था। इसमें आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यही जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसी के बेसिस पर आपकी संविधान सभा बनी है। इसी के बेसिस पर आपकी संविधान सभा बनी है, पहला पॉइंट। दूसरा है जो देसी रियासतें हैं, वहां कोई अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ। देसी रियासत के अंदर कोई भी अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। प्रिंसली स्टेट के अंदर सीधा नामांकन हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है। कह सकते हैं सड़क से उठा के स्टार बनाया गया है लोगों को। लोगों को क्या किया गया है? सड़क से उठा के स्टार बनाया गया है। ठीक है? तो इस बारे में याद रखना। नरेश कुमार कह रहे हैं कि आज यूनिवर्सिटी बेटा पहले बिहार हो जाने फिर यूनिवर्सिटी कर लो, डट जा। ठीक है? आगे हम बात करते हैं। तीसरा है जनसंख्या के अनुपात में से जो रिप्रेजेंटेटिव था, वो 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब उस आधार पे हम कह सकते हैं जैसे 389 सदस्य हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 10 लाख की। तो जैसे आप उसमें 10 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी पॉपुलेशन आ जाएगी जिन लोगों की वो संविधान सभा बनी थी। ठीक है? याद रखेंगे। दूसरा है सांप्रदायिक आधार पर आवंटन किया गया था। सामान्य अलग थे, मुस्लिम अलग थे, ठीक है? और सिख आपके अलग थे। तो इस बारे में थोड़ा-सा याद रखेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा इसमें भी आप याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होगी। ठीक है? चलिए इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देन हम आगे बढ़ रहे हैं। लीजिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा अतिरिक्त कामों के बारे में कि सर जी 2-3 चीजें होती हैं। शुरुआत में संविधान सभा पूरे तगड़े फॉर्म में बनी थी, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट पता लगता है कि सर संविधान सभा बनने के बाद जब हमारा जो है विभाजन हुआ, हमारी विभाजन तिथि क्या है? पाकिस्तान हमसे अलग कब होता है? सर आप सभी को पता होनी चाहिए कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को इंडिया बना। तो याद रखना कि संविधान सभा और सदस्य संख्या जो है, इस पर विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा? इस पर विभाजन का प्रभाव आपको क्या देखने को मिलता है? विभाजन का प्रभाव। तो विभाजन का प्रभाव भी आप इस पे देखेंगे क्या पड़ेगा? विभाजन का प्रभाव भी आप देख लेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे। 229 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 जो थे देसी रियासतों से थे। ये भी एक छोटा-सा कॉमन पॉइंट है जिसके बारे में आप लिख लीजिएगा। ठीक है? इसके बारे में भी आप लिख लेना। संविधान सभा के अंदर जो मेंबर काउंट था, उसपे विभाजन का जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा? यानी इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन क्या होगा? और जो पार्टीशन है वो आपका हुआ कब है? वो भी आप जानते हैं। सर 14 अगस्त को 1947 में पाकिस्तान बनता है और 15 को इंडिया बनता है। तो बचे हुए जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। इसमें एक पॉइंट आता है सर डॉक्टर भीम अम्बेडकर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे? सत्या का पूछना है। पहले वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे। तो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में पहुंचे। फिर उनको भारत में लाने के लिए महाराष्ट्र लाटूर में उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करके उनको इंडिया में लाया गया था और जोगन्नाथ मंडल को उधर भेजा गया। बेटा जो बातें आज आप पूछ रहे हो, मैं ऑफलाइन बैच में तकरीबन 60 बैचेस पूरे कर चुका हूं पॉलिटी के। तो जो तुम्हारे दिमाग की उपज बन सकती है ना, जो तुम्हारे दिमाग में गुदगुदी कर सकती है, वो सवाल उससे पहले पूछ लिए जा चुके हैं, मैं उनका जवाब पहले ही दे चुका हूं। तो शांति से बैठ के पढ़ लो। अच्छा यहाँ पे समझना कि पाकिस्तान की संविधान सभा कब बनी है? तो याद रखिएगा सर पाकिस्तान की संविधान सभा 3 जून को ही बन जाती है। पाकिस्तान की संविधान सभा जो बनती है, वो 3 जून को ही बन जाती है। 3 जून 1947 में बन गई थी। ठीक है? तो उसमें आप याद रखना। ठीक है?
ओके सर। अब हम कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं। कई बार निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रमुख मामले पूछे जा सकते हैं कि निर्वाचन रिलेटेड कुछ मैटर बता दीजिए। जैसे पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुना गया था। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन किस लोगों के लिए हुआ है? सर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, वो होता है हमारी प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, प्रोविंशियल जो हमारे लेजिस्लेटिव है, उनके लिए होता है, लेजिस्लेटिव के लिए होता है। जुलाई-अगस्त 1940 में चुनाव संपन्न हो गया था। इसी बेसिस पर अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर किस हिसाब से लोगों को चुना गया है, तो वो थोड़ा-सा बता दीजिए। इसमें किस हिसाब से लोगों को चुना गया है, उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो आपसे पूछा जा सकता है अलग-अलग स्तर पर कि भाई बाकी लोग कैसे-कैसे चुने गए हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि सर इसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 208, ठीक है? कांग्रेस की 208 सीटें हैं। पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग की कितनी 73 हैं और अन्य सीटें कितनी हैं जो निर्दलीय हैं, वो 15 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। फिर पूछा जाएगा कि जैसे निर्वाचन पद्धति के बेसिस पर कितने लोग चुने गए थे? सर टोटल जो लोग चुने गए थे, जो निर्वाचन पद्धति के बेसिस पर चुने गए थे, वो 296 थे। तो उन 296 में से सामान्य कितने थे? 215 ऐसे थे जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते थे, यूआर कैटेगरी से आते थे सामान्य। मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम 79 थे जो यहाँ पर चुने गए हैं, मुस्लिम 79 रहे। तो अभी तो आपने 73 बताया, बेटा मुस्लिम लीग है। महिलाएं आपको देखने को मिलती है 15 चुनी गई हैं, एससी 26 चुने गए हैं, एसटी चुने गए 33 और पूछा जाए अधिकतम कहां से चुने गए हैं? यूपी से चुने गए हैं। यूपी उस समय यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, 55 लोग यूपी से चुने गए थे। ठीक है? याद रखना। आगे हम याद रखेंगे, अगले तरीके से आगे आप समझिए। महिलाएं 15 कौन-कौन सी चुनी गई थी? ये है 15 महिलाएं। ये 15 महिलाएं हैं जो यहाँ पर चुनी गई हैं। महिलाएं कितनी चुनी गई हैं बच्चा? 15 महिलाएं यहाँ पर चुनी गई हैं। मेजर इनके बारे में थोड़ा-सा याद रखना। दीज़ आर द 15 महिलाएं। ठीक है? फटाफट से। तो बहुत तगड़े तरीके से याद रखना। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, मालती चौधरी, अमनु स्वामीनाथन, दक्षिणी वल्याधुन, लीला रॉय, बेगम आजाद रसूल, एनी मस्कानी, पूर्णिमा बनर्जी, रणुगा रॉय। ये लोग हैं जो यहाँ पर चुने गए हैं 15। लेकिन इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंटर्स आते हैं, तो इसमें समझिएगा। ठीक है? चलो। सरोजिनी नायडू आपको देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है 1925 कानपुर सेशन में थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर सेशन इन्होंने हेड किया था। कानपुर के अंदर ये अध्यक्ष रही हैं पहली बात, पहला पॉइंट तो ये रहा। सर ये है पहली मतलब पहली आपकी राज्यपाल भी रही हैं। यूपी की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है? यूपी क्या पूरे भारत की, ये पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। महिला राज्यपाल रही हैं और कहाँ की राज्यपाल रही थी? यूपी की राज्यपाल ही रही हैं। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था। इनके द्वारा ब्रोकन विल, इनकी किताबें हैं कुछ ब्रोकन विल, गोल्डन डायसॉल्ट, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। जय भगवान। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ राजकुमारी अमृत कौर, ये आपको देखने को मिलता है कि यह पंजाब के राजा हरनेक सिंह जो कपूरथला के महाराजा थे, उनकी लड़की थी राजकुमार अमृत कौर। पूछा जाता है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, यह नेहरू कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला थी। नेहरू कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला थी। नेहरू कैबिनेट में ओनली वुमन आपको देखने को मिलता है। नेहरू कैबिनेट में एकमात्र महिला आपको ये देखने को मिली है। एकमात्र महिला आपको ये देखने को मिली है। इनके बारे में थोड़ा-सा याद रखना कि नेहरू कैबिनेट में ये एकमात्र महिला है जो आपको यहाँ देखने को मिली है। ठीक है? इसमें भी आप थोड़ा-सा याद रखना। सुचेता कृपलानी आपको देखने को मिलती है। इनके बारे में थोड़ा याद रखिए सुचेता कृपलानी के बारे में। यह पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। वो भी कहाँ बनी है? वो भी याद रखना यूपी के अंदर। सुचेता आपको देखने को मिलती है पहली महिला सीएम। पहली महिला सीएम वो भी यूपी में ही होंगी। पहली महिला सीएम होंगी, वो भी कहाँ होंगी? उत्तर प्रदेश के अंदर ही होंगी। ठीक है? विजयलक्ष्मी पंडित ये नेहरू की सिस्टर थी, सिस्टर ऑफ नेहरू है ये। सिस्टर ऑफ नेहरू आपको देखने को मिल जाएंगे। नेहरू की बहन है ये। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बोलने वाली पहली महिला बनी थी। तो राजकुमारी अमृत को नेहरू कैबिनेट में थी और ये थी क्या? हेल्थ मिनिस्टर आपको देखने को मिलती है। हेल्थ मिनिस्टर ये थी, स्वास्थ्य मंत्री ये थी यहाँ पर। ठीक है? इनके बारे में भी तगड़े लेवल पर याद रखना। कोई समस्या आपको यहाँ पर भी नहीं होगी। ठीक है? चलिए याद रखिए, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो भी समझ लीजिए। आगे पॉइंट क्या है? कि सर आगे देखने को मिलती है रेणुका रॉय। अच्छा इनका ठीक-ठाक रहा। एनी मस्कंदी आपकी जो है इंडो यूरोपियन है। बेगम आजाद रसूल ओनली मुस्लिम है इसके अंदर, ओनली मुस्लिम यूपी से ही है, ओनली मुस्लिम है और ये यूपी से है, लेकिन इनका जो चयन है वो मुस्लिम लीग ने किया था। ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थी, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थी। मुस्लिम लीग की तरफ से थी। ठीक है? याद रखना। और दक्षिणी वल्याधुन आपको देखने को मिलती है, केरला से चुनी गई थी और एकमात्र दलित भी यही थी। एकमात्र दलित महिला यहीं पर थी, एकमात्र दलित महिला यही थी। दलित महिला आपको यही देखने को मिली है। ओनली वुमन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट दक्षिणी वल्याधुन और यही आपको देखने को मिलती है। कहां से भाई साहब? केरला सर। 100% लेटर है सर। मैस्कनी एंग्लो इंडियन है, मैंने बता दिया। मैस्कनी एंग्लो इंडियन है, इंडो यूरोपियन बोले जाते हैं। ठीक है? याद रखना। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होता है? आगे बताऊंगा मार्क्सवादी सिद्धांत बताऊंगा। ठीक है? यहाँ सवाल में कुछ डीपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है? आज की क्लास में पीवाईक्यू भी कराएंगे तो इनसे रिलेटेड आते हैं सवाल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे समझिए। संविधान सभा के अंतर्गत प्रमुख कुछ मामले हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा-सा विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यू आप इसके बारे में थोड़ा जान पाएँ। थोड़ा इनके बारे में जान पाएँ। ठीक है? चलो। थोड़ा-सा इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है? बिना किसी परेशानी के इनके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कि आपको समस्या ही ना हो। जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ से करना शुरू करते हैं। ये लीजिए। अब होता क्या है, ये कुछ पॉइंटर्स मुझे बताने पड़ेंगे हैंड रिटन फॉर्मेट में। क्योंकि होता क्या है कि पीडीएफ में उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं आई है, तो मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में बता देता हूँ। ठीक है? याद रखना। लिखते हैं हैंड रिटन फॉर्मेट में इसके बारे में। ठीक है? चलो जी। लिखो फटाफट से। होता क्या है कि संविधान सभा को जब निर्मित किया जाता है, तो उसके लिए 11 बैठकें हुई हैं। तो संविधान सभा में कितनी बैठक हुई हैं? संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई हैं? संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई हैं? संविधान सभा की बैठकें। बैठकें का मतलब होता है बैठकें यानी असेंबलीज। असेंबलीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको देखनी असेंबलीज। असेंबलीज आपको देखने को मिलती है, बैठकें देखने को मिल जाती हैं। अगर बैठकों की कोई चर्चा करता है, असेंबलीज की कोई चर्चा करता है, तो उस बारे में समझिएगा। सर कितनी बैठकें आपको देखने को मिलती हैं? संविधान सभा में कितनी बैठकें सर जी आपको देखने को मिली हैं? पता लगेगा बैठकें कितनी हैं। सर संविधान सभा की बैठकों की अगर मैं चर्चा करता हूँ, असेंबलीज की चर्चा करता हूँ, 11 हुई हैं, 11 हुई हैं टोटल और पूछा जाए इसके अंदर अधिवेशन कितने दिन चला है? इसमें सेशन कितने दिन चला है? सर इसमें सेशन चलता है 165 डेज इसमें सेशन चलेगा। सारी इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ ही मेजर है जो इंपोर्टेंट है, पहली, दूसरी और तीसरी। बाद में इसकी 10वीं और 11वीं बैठक भी जरूरी है, उसके बारे में आज ही के दिन आगे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। पहले शुरुआत की 3 मीटिंग देख लीजिए। फर्स्ट मीटिंग आपकी कब होती है? फर्स्ट सर फर्स्ट होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 में होती है। पूछा जाता है कि मीटिंग कहां पर हुई है? सर कहां का जवाब है आपका, जो हमारा पुराना संसद था उसके केंद्रीय कक्ष में। जो हमारा पुराना संसद था, जो ओल्ड संसद था हमारा, इसके केंद्रीय कक्ष में आपको देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल हॉल में देखने को मिल जाएगी। केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल हॉल में। इसके अंदर सदस्य कितने हैं जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करा है? सदस्य कितने हैं? सर सदस्यों की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर 207 सदस्य हैं। 207 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया है? बॉयकॉट किया है, विरोध किया है। क्यों मुस्लिम लीग विरोध क्यों कर रही है, बॉयकॉट क्यों कर रही है? क्योंकि ये संविधान सभा की पहली मीटिंग इसलिए हुई है कि भारत के लिए संविधान कैसे बने, जबकि मुस्लिम लीग का कहना है कि भैया ये संविधान भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए अलग चाहिए। ठीक है? याद रखना। इसके अंदर अध्यक्ष कौन चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना जाता है। इसके अंदर अध्यक्ष किसको चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। इस मीटिंग के अंदर ये जो कि पहली मीटिंग है, तो इसमें अध्यक्ष किसको चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा। और यही क्यों? चुनाव पहले ही ये तय था कि राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य खराब मान लीजिए या फिर वो अनुपस्थित थे, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को यहां पर चुन दिया गया।
वरिष्ठतम न्यायाधीश कहते हैं, जो वरिष्ठतम थे इस वजह से इनको चुना गया। वरिष्ठतम थे इस वजह से इनको चुना गया, ये एल्डर मोस्ट थे, एल्डर मोस्ट इस वजह से इनको यहाँ पर चुन लिया गया है, एल्डर मोस्ट थे इस वजह से इनको यहाँ चुन लिया गया है, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़े थे इस वजह से इनको अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये कैसे अस्थायी हैं, कुछ समय के लिए बनाए गए हैं, अस्थायी हैं। देखो कुछ बच्चे यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ तो ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी क्लास की स्क्रीनशॉट लेके मुझे गलत साबित करने की कोशिश करी है कि यहाँ मेंबर 207 नहीं है, 211 है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया .net है, वहाँ 207 ही लिखे हुए हैं। हाँ, एक बड़ी फेमस किताब है, उस किताब से गलती से यहाँ पर 211 लिख गया है, पर सही आंसर इसका 207 ही होगा, याद रखना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यह क्लास केवल लाइव में रहेगी, लाइव कंप्लीट होने के बाद इस क्लास को हटा दिया जाएगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को अभी फिलहाल में देख रहे हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, आप कल रोज 12 बजे आ जाया करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लास का नोटिफिकेशन केवल हमारे एक ही ग्रुप में साझा होगा, जो कि आपको दिख रहा है, तो उस ग्रुप में कोई और चीज फालतू फर्जी कुछ भी नहीं जाएगा, केवल तथास्तु से रिलेटेड बातें ही जाएंगी। तो उसके लिए ग्रुप अलग दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ये बैच पेड बैच है जो कि ऐप पे चल रहा है। इस क्लास को मैंने ही बहुत कुछ कह के, बहुत कुछ करके इस पूरे बैच में से अपना कॉस्टिंग जो है, मतलब मैं ऑब्वियस बात है, मैं कहीं पे पढ़ाता हूँ तो मैं पैसे लेता हूँ, ठीक है, कहीं पे पढ़ाने के, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं कहीं पे पढ़ाऊंगा तो पैसे लूंगा, है ना, सिंपल यार, ये बहुत क्लियर सी बात है। आप भी कल को कहीं जॉब करोगे तो पैसे लोगे, लेकिन इस बैच पे से मैं पैसे भी नहीं ले रहा हूँ। इस बैच को पढ़ाने के पैसे इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं इसको आप लोगों के लिए लाइव कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बैच को यूट्यूब पे लाने में मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है और आप इसको कैसे सीख पाते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। ग्रुप व्हाट्सएप का है जो कि कमेंट में पिन किया हुआ है, रिकॉर्डेड नहीं रह पाएगी, रिकॉर्डेड अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप तथास्तु बैच खरीद सकते हैं जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मौजूद है, ठीक है, याद रखें। तो दिस वाज टेम्परेरी मेंबर्स जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा की है, टेम्परेरी मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, टेम्परेरी मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक बात। दूसरा पॉइंट आपको यहीं पे पूछा जाएगा कि सर ये तो चलो ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका वाइप आउट कर दिया, लेकिन क्या इसका कोई आउटपुट निकला? मुस्लिम लीग के विरोध के चलते इसका कोई आउटपुट नहीं निकल पाया। इन पूरी मीटिंग्स को रखा जाने के बारे में केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, मीटिंग क्यों रखी जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली मीटिंग रखी गई तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? संविधान कैसा बने, ऑब्जेक्टिव केवल ऐसा है कि संविधान कैसा बने, यही ऑब्जेक्टिव है, संविधान कैसा बने, संविधान कैसा बने, यही ऑब्जेक्टिव है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड, संविधान कैसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में ही चर्चा की जा रही है। दूसरी मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर में, क्योंकि इसका कोई आउटपुट नहीं निकल पाया। सेकंड मीटिंग आपको देखने को मिलती है 11 दिसंबर 1946 में, सेम जगह पर ये होती है, सेम प्लेस पर ये होती है, सेम प्लेस, सेम लोकेशन पर होती है, बट इसमें इस बार कोई चेंज है कि मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया, मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है। सर क्या भौकाल जारी है, भौकाल आज भी जारी है क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है, ठीक है। तो सीधे तौर पर याद रखना, सेम लोकेशन पे आपकी हुई है, दिस वाज एट द सेम लोकेशन। पॉइंट पूछा जा सकता है कि सर अगर आपसे ये पूछ ले क्या मुस्लिम लीग इसमें आई है, नहीं सर, मुस्लिम लीग इसके अंतर्गत नहीं आई थी, मुस्लिम लीग इसके अंतर्गत नहीं आई है, सिंपली मुस्लिम लीग नहीं आई है, ठीक है। पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत अध्यक्ष किसको चुना गया, इस बार अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया जो स्थायी है, और राजेंद्र जी को चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है जो कि परमानेंट है और आगे तक वही रहेंगे, स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट ही नहीं है। लेकिन इसमें उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं, दो उपाध्यक्ष इसमें रहे हैं, जय श्री राम, इसमें दो उपाध्यक्ष रहे हैं, दोनों के बारे में याद रखिएगा। टू टाइप ऑफ उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन इसमें दो हैं, वाइस चेयरमैन इसके अंदर दो रहे हैं। अब कौन-कौन है जो इसमें वाइस चेयरमैन रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम, अरे मान जा, बेटा चल। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो उपाध्यक्ष रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, उपाध्यक्ष के बारे में बताइए। तो उपाध्यक्ष दो लेवल पर काम करेंगे, पहले लेवल पर जो उपाध्यक्ष रहे हैं उनकी बात बता दीजिए। हमारे साथ पहले उपाध्यक्ष रहे हैं वीटी कृष्णामाचारी, जो मैं नहीं मानता, बट कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मानते हैं, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ। कुछ जेमिनी वगैरह मानते हैं कि यहाँ पर टीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष रहे हैं। मेरे हिसाब से एचसी मुखर्जी ज्यादा सही है। हरिंद्र कुमार मुखर्जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो ये मैं वेरीफाई करता हूँ, ये मैं वेरीफाई नहीं करता। वीटी कृष्णामाचारी यहाँ पर थे या नहीं थे मैं वेरीफाई नहीं करता। केवल कुछ किताबें हैं, किताबी नहीं है, सिर्फ जेमिनी और चैटजीपीटी बता देंगे वीटी कृष्णामाचारी, तो मुझे लगता नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, तीसरी मीटिंग आपको देखने को मिलती है, थर्ड मीटिंग आपको देखने को मिलती है 13 दिसंबर 1946। देखो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है कि संविधान कैसा बने, लेकिन आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तो थर्ड मीटिंग के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि इसके अंदर संवैधानिक सलाहकार चुने जाते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ संवैधानिक सलाहकार पढ़े जाते हैं, संवैधानिक सलाहकार यहाँ पर चुने गए, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार का मतलब क्या है सर, यहाँ पर एडवाइजर चुने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुने जाते हैं, एडवाइजर चुने जाते हैं। और जो एडवाइजर चुने गए हैं वो कौन है सर, वो आपको देखने को मिलते हैं वेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव यानी वेनेगल नरसिंह राव चुने जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर नेहरू एक चीज पेश करते हैं इसी मीटिंग में, जवाहरलाल नेहरू क्या पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताविका को पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताविका को पेश करते हैं, प्रस्ताविका को यहाँ पेश करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यहीं पर इनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें लिखते हैं भारत क्या है, इसमें बताते हैं कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य है, संप्रभुता संपन्न गणराज्य है, एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य है, ये चीज वो कहते हैं। शुरुआत में लोगों ने लगा कि अरे नेहरू मजाक करता रहता है, इसका ऐसा ही खोपड़ी कमी है इसके अंदर, अपन कई को माने। नेहरू कह रहा है कि सुन रहे हम भारत का संविधान कंप्लीट इंडिपेंडेंट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे और यह पूरा सॉवरन होना चाहिए, ये पूरा सॉवरन होना चाहिए, और हम इसको रिपब्लिक की भांति बनाने वाले हैं, हम इसको रिपब्लिक की भांति बनाने वाले हैं, ऐसा कहा गया, रिपब्लिक की भांति बनाने वाले हैं। तो ऐसा होने पर लोगों ने कहा कि देख भाई, ना तो इंडिया पूरा आजाद, क्यों कब की बात चली है भाई, ये बात चली है भाई साहब आपकी 13 दिसंबर 1946 से। तो सिंपल सी बात है, ना तो इंडिया पूरा आजाद हुआ, ना ही इंडिया पूरा सॉवरन हुआ, ना ही रिपब्लिक। लेकिन लोगों ने नेहरू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नेहरू ने कहा कि सच्चाई यही होगी आज या आज के दिन। तो इसको पारित होने में समय लगा है। यह पारित कब हो पाया है सर, यह 22 जनवरी में पारित हो पाता है। इस वजह से मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं, यह पारित कब हुआ है सर, यह पारित होता है 22 जनवरी में। थोड़ा सा इस बारे में भी याद रखना, ये 22 जनवरी में आपका पारित हो पाता है। 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 के अंतर्गत यह आपका पारित हो पाया है, यह पारित आपका हो पाया है, पारित या पास हुआ। आगे चलकर यही क्या बनता है, आगे चलकर यही आपकी प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल भी बना है। काइंडली मेक नोट कर लीजिए। अरे यार मेरी किताब पहले आती है, भारत चलता कैसे, मेरी किताब है येलो साहब, मेरी पुरानी किताब है भारत चलता कैसे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट यार, ठीक आ रही है, आ नहीं रही, क्या बताऊं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई यहाँ हमारे संविधान के अंदर कुछ समितियां भी बनी, हमारे संविधान में कुछ समितियां भी बनी है, उन समितियों के हिसाब से संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, समितियां का भी बना है, समितियां का निर्माण भी होता है। तो संविधान के निर्माण में जो समितियां हैं, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक घर में शादी है, अगर चारों लोग मिलकर, मतलब 4 काम है 4 लोग हैं,
या तो चारों लोग जाएं, चारों कामों को एक एक करके चारों जन करें, या फिर चार लोग हैं, चार काम में तो एक एक काम को एक एक जन संभाल ले, तो मामला बच जाएगा। ठीक है, तो तरीका ये होता है जैसे आप ही लोग हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे लिए थोड़ा सा ये काम है वो आप कर दीजिए, तो वो काम करने के लिए अगर मैं सब आदमियों को सेम काम दूंगा तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तरीका ये हो सकता है कि मैं कंप्लीटली कामों को अलग अलग बांट दूं, जिससे कि क्या होगा, चीजें आराम से की जा सके। ठीक है, तो इसमें बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कामों को करने के लिए हमारे संविधान सभा में समितियों का निर्माण किया गया था। संविधान सभा में कमेटीज बनाई गई थी, उनको थोड़ा समझिए। संविधान सभा की समिति, संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई थी, संविधान सभा की समितियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है? समितियां बनाई गई हैं, कमेटीज बनाई गई हैं, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटीज आपको देखने को मिलती है, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ कमेटीज आपकी अलग से बनाई गई हैं, जिसको हम थोड़ा इस प्रकार से हम समझेंगे। टोटल समितियां कितनी हैं? 22 हैं टोटल। टोटल 22 है भाई जी, टोटल है 22। इसके अंदर मेजर कितनी है? मेजर यानी वृहद कितनी है? वृहद समितियां, दीर्घ समिति जिनको कहा जाता है, तो वृहद या मेजर समिति आपकी है 8, और लघु समिति कितनी, लघु या माइनर समिति आपको कितनी देखने को मिल जाएगी? तो लघु या माइनर समिति आपको देखने को मिल जाएगी 14। ठीक है, 8 4 12 यानी इधर 22 ही 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर साथ साथ नोट बनाते चलोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखनी है तो फिर बैच आपको लेना, सिंपल। तो देखो मैं दोबारा से ये मत सोचना कि सर बार-बार क्यों बता रहे हैं, ठीक है? फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भाई ये दोपहर में 12 बजे लाइव चलता है, मंडे टू सैटरडे, कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर ये बैच आपका लाइव रहेगा ही रहेगा किसी भी सूरत में, ये कैंसल नहीं हो सकता। तो दोपहर में 12 बजे आपको इस चैनल पे आके ये दिख जाएगा कि हाँ, ये रही क्लास। तो याद रखना, वृहद आपकी 8 है, माइनर आपकी 14 है, टोटल आपकी है। अब इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 8 बड़ी समितियां क्या थी? 8 बड़ी समितियां। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, 8 मेजर कमिटीज आपकी कौन-कौन सी हैं? 8 मेजर कमिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। 8 मेजर कमिटीज कौन-कौन सी हैं? 8 मेजर कमिटी कौन-कौन सी हैं? तो सर सबसे पहले हमें पता लगता है संविधान समिति। अब फटाफट से याद रखना, यह संघ संविधान समिति पहली है। पहली समिति है आपकी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। बहुत तगड़े तरीके से लिख देता हूं। संघ संविधान समिति को क्या कहा जाता है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी, कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी पहली। दूसरी आपकी क्या है? ये पहली है। दूसरी आपको देखने को मिलती है राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति है, संविधान समिति है, यानी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। तीसरी आपको देखने को मिलती है संघ शक्ति समिति है, संघ शक्ति समिति आपको देखने को मिलती है, संघ शक्ति समिति है। ठीक है, संघ शक्ति समिति है। इसको बोला जाता है यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन पावर कमेटी है। अगर पूछा जाए कि इन तीनों ही कमेटियों का हेड कौन था, एकमात्र आदमी जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों ही कमेटियों का हेड है जवाहरलाल नेहरू। समिति कितनी होगी? 3 समिति होगी। आगे हम देखते हैं चौथी समिति आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी। फोर्थ समिति कौन सी है? सर फोर्थ समिति, फिफ्थ समिति, एक है आपकी संचालन संचालन समिति। हाय गाइस, तो मुझे जाना है रात को एक फ्रेंड के कॉकटेल डिनर पार्टी के लिए। सो आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल प्लीटेड सैटिन साड़ी। आई लव ऑर्डरिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। दे हैव 7-day hassle। कार्य प्रक्रिया, वर्क प्रोसीजर कमेटी है, वर्क प्रोसेस कमेटी भी आपको देखने को मिलती है, कार्य प्रक्रिया समिति भी आपको देखने को मिलती है। कमाल की बात, ये दोनों ही समिति आपको कहां देखने को मिलती है? वर्क प्रोसेस कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, बोथ आपको कहां देखने को मिलती है? सर दोनों की दोनों समितियां एकमात्र जगह है जो आपको देखने को मिलते हैं। कौन भला? हमारे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद के पास देखने को मिल जाती है। और लास्ट कमेटी आपको मतलब सातवीं देखने को मिल जाएगी, कौन सी भला? प्रांतीय संविधान, छठवीं है भाई जी, छठवीं। छठवीं आपको देखने को मिल जाएगी, प्रांतीय संविधान है। प्रांतीय संविधान यानी इसका मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल पावर है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल किसके हाथ में आपको देखने को मिल जाएगी? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिल जाएंगे, वल्लभ भाई इनके हाथ में है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आपको देखने को मिलती है सातवीं समिति, आपको देखने को मिलती है सेवंथ समिति, आपको देखने को मिलती है एडवाइजरी। एक एडवाइजरी कमेटी भी है जिसको परामर्शीय समिति भी बोला जाता है, परामर्शीय समिति भी बोला जाता है, परामर्शीय समिति। इसके हेड भी यही है। लेकिन एडवाइजरी के अंदर 2 उप समिति भी हैं। इस समिति के अंदर 2 उप समिति आपको देखने को मिलती है। पहली मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति देखने को मिलती है। उप समिति लिखने का तरीका वही होगा, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, सब कमेटी। और एक और होगी भाई जी आपकी, वो कौन सी होगी? अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति जिसको कहा जाएगा उप समिति। इसका मतलब क्या होगा? माइनॉरिटी उप समिति इसको कहा जाएगा। क्या बोलेंगे भाई इसको? इसको बोलेंगे सर माइनॉरिटी सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी इसको बोला जाएगा, सब कमेटी इसको बोला जाएगा। इसके अलग अलग हेड हैं। अगर मूल अधिकार की बात करूं तो ये हो जाएंगे जेबी कृपलानी, इसके हेड जेबी कृपलानी हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए यहां पर तो इसके हो जाएंगे एचसी मुखर्जी। ये है आपकी 7 समितियां, बट मैंने तो टोटल 8 बताई थी। ठीक है, चलो कुंदन, मैंने बताया था कि कुंदन का पुराना नाम कुंदू है। ठीक है, जो कुंदू इनका नाम था, अब इनका लेवल अलग था तो इनका नाम कुंदन कर दिया। खैर, कुंदन के बारे में बाद में बात करूंगा, इस चीज को फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कमेटी किस किस तरीके से किस किस के हाथ में रही। ठीक है, बट हाँ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तगड़े तरीके से याद रखिए।
बेटा JRSS सैटरडे है, आज अपलोड होगी, हर सैटरडे JRSS आएगी, बैच में JRSS अपलोड होती है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो 8वीं समिति है, 8वीं समिति को कहा जाता है प्रारूप समिति। तो 8वीं समिति को क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति कहा जाता है। इसके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं, 8वीं समिति के बारे में। जो 8th समिति है उसके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं। 8वीं नंबर की जो समिति है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 8वीं समिति आपको कौन सी देखने को मिली है। हम जरा चर्चा कर लेते हैं 8वीं समिति के बारे में। जो 8th समिति है उसके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं। 8वीं नंबर की जो समिति है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 8वीं समिति आपको कौन सी देखने को मिली है। लिखिए जरा 8वीं समिति आपकी कौन सी है। ठीक है, अरे भाई हाँ, बढ़िया। तो 8th जो आपको देखने को मिल जाएगी, 8वीं आपकी कौन सी है? प्रारूप समिति जिसको कहा जाएगा। 8वीं समिति को ही कहा जाएगा प्रारूप समिति, जो कि शुरुआत में नहीं बनी थी। इसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमीशन। ड्राफ्टिंग कमीशन इसको कहा जाता है, ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप। ये 29 अगस्त 1947 को बनी है। कौन-कौन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, सदस्यों की संख्या 7 है, एन गोपाल स्वामी अंगकर, ठीक है? चलो, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्लाह, एन माधवराव, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा-सा याद रखना, थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक की हुई है इन लोगों ने, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी मिस्टेक की हुई है, वो मैं जरा लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मिटाया, यहाँ पे ये मिटाया मैंने, ये मिस्टेक क्योंकि इन्होंने की हुई। यार चैट जीपीटी मुझसे आगे थोड़ी हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? अच्छे-अच्छे लोगों को पानी पिला दिया, ये तो फिर भी चैट जीपीटी है। यहाँ पे लिखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 ही लोग थे। सदस्यों की संख्या 7 है, वो कैसे 6 + 1 1 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 6 लोग ये हो गए हैं। अब 6 लोगों के बाद अब यहाँ पर होगा कुछ अलग ही लेवल का मजा। यहाँ पर डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के बाद नए पर्सन कौन आएंगे? इनकी मृत्यु के बाद आपको न्यू पर्सन देखने को मिल जाएंगे, टीटी कृष्णामाचारी। इनकी डेथ के बाद टीटी कृष्णामाचारी आते हैं, कृष्णामाचारी आते हैं। एन माधवराव जो है अलग से आते हैं, डायरेक्टली नहीं आए थे। एन माधवराव डायरेक्टली नहीं आए थे, इनका भी एक राड़ा चल रहा था। वो बीएल मित्र आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, उनका राड़ा था। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बीएल मित्र, पहले से थे बीएल मित्र, लेकिन ये रिजाइन कर देते हैं। तो इनके रिजाइन के बाद जो न्यू पर्सन आए हैं वो है एन माधवराव, वो है एन माधवराव। इन्होंने रिजाइन क्यों किया था? कारण था कि इन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने का सिर्फ सिंपली कारण ये आपको देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर जो बीएल मित्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हुआ। ठीक है, चलिए। जो बच्चा बहुत बार इंग्लिश कर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए भाई, आपको ऑलमोस्ट चीजें बोथ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ आपको सैयद देखने को मिला है, मोहम्मद शाहदुल्लाह एकमात्र मुस्लिम थे इसमें। मोहम्मद शाहदुल्लाह जो है वो ओनली मुस्लिम है जो आपको यहाँ देखने को मिले हैं, ओनली मुस्लिम है जो आपको इसमें देखने को मिले हैं। थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना, ही वाज द ओनली मुस्लिम, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी आपको देखने को मिलती है, ये कैसे काम करती है? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम बहुत सिंपल था कि इसका काम है कि संविधान जब बहुत ब्रॉड लेवल पे क्रिएट हो जाता है तो उसको मर्जर करके कैसे रेडी करना है। ठीक है, अब जेआरएस प्रैक्टिस के लिए क्या ये पेड क्लास की वीडियो है? जी हाँ, ये पेड क्लास की वीडियो है, लेकिन ये YouTube पे लाइव चलेगी, बस लाइव कंप्लीट होती है, रुक जाए। समर सीरीज जल्दी शुरू हो रही है, समर सीरीज के लिए हम थोड़ा सा वेट करें। नोट होते ही आगे बढ़िए जैसे आप समझ जाए। ठीक है, लिखने के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ और समिति भी आपको देखने को मिलती है, बट वो इतनी जरूरी नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में ही समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में ही थोड़ा सा समझेंगे। तरीका और भी है जिसको आप समझने पे थोड़ा कष्ट दे सकते हैं खुद को। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको बता चुका हूँ, 1349 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी को सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। लक्ष्य था भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाना। यही आगे चल के हमारा प्रस्ताव बना है। ठीक है, चलो जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लिखना, आगे हम बात करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हल्का सा इस वाले पॉइंट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं 1 सेकंड का समय लूंगा, आप पानी पीता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। चलिए भाई, नोट किया आपने? समय दे देता हूँ कई बार। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट क्या रहा है मैंने बता दिया है कि भाई समय अवधि 2 वर्ष 4 माह 18 दिन, कुल बैठकें 11 सत्रों में 165 दिन इस पर डिस्कशन चला है, तब जाके पूरा बनाए। प्रारूप में कुल संशोधन 7635 है, 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, 24 से 73 में चर्चित है, बाकी नहीं। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। अब हम बात करते हैं राइटिंग के बारे में। यहाँ केवल इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, इन्होंने केवल अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में किसी और ने लिखा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या क्या मैटर है वो थोड़ा सा हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को इशू इसमें आ जाता है, तो वो चीज मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीजें आपको पता लगी है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ समझने पड़ेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहीं पर मैं बताना शुरू करूंगा। संविधान सभा का डिजाइन है, संविधान सभा की विशेषता है वो समझना। संविधान सभा की विशेषता है, संविधान सभा की विशेषता आपको देखने को मिलती है। संविधान सभा के द्वारा संविधान की विशेषता, द्वारा संविधान की विशेषता है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद। संविधान की विशेषता है वो तगड़े तरीके से समझिए। पहली बात है कि इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसको कहा जाता है पांडुलिपि, वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैंने बताया कि इसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई है, हस्तलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी जो हस्तलिपि कही जाती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हस्तलिपि के बारे में। तो सर इसकी जो हस्तलिपि क्रिएट होती है वो किसके द्वारा होती है? 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब ये अच्छा एक और चीज बात है, जैसे वो तो चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये चीज छेकी जाएगी, मतलब रह जाएगी, वो भी चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसके बाद आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि सर क्या इसके अंदर माइनर कमेटी जरूरी है? आपने नहीं पूछा, बट मैं बताना चाहूंगा क्या माइनर कमेटी जरूरी है नहीं। पूछ लिया करो यार, पेड बैच की तरह डाउट पूछ लिया करो। माइनर कमेटीज के बारे में लिख लीजिए, कुछ माइनर कमेटी जरूरी है, कुछ माइनर समिति भी जरूरी है। टोटल तो 14 है, सबकी सब जरूरी नहीं है, कुछ ही जरूरी है।
टोटल कितनी है सर? टोटल 14 है, बट कुछ ही जरूरी है। जैसे इसके अंदर कई बार आपसे पूछा जा सकता है वित्त समिति कौन सी थी जिसने वित्तीय चीजों को किया है, वित्तीय चीजों को किया है वो आपको देखने को मिलता है। तो सर याद रखना, वित्तीय संविदा समिति आपकी अलग है, वित्तीय संविदा समिति आपकी अलग है, वित्तीय संविदा समिति यानी जो हमारी फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर कमेटी हमारी अलग है। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, याद रखना। दूसरी है तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। एडहॉक फ्लैग कमेटी आपकी अलग है, एडहॉक फ्लैग कमेटी आपकी अलग है, एडहॉक फ्लैग कमेटी ये आपकी अलग है। ये दोनों ही कमेटी आपकी अलग देखने को मिलती है, यानी वित्त संविदा और एडहॉक फ्लैग दोनों के ही हेड आपके कौन है सर? दोनों के ही हेड आपके राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिलते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद है जो दोनों के हेड आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज नन अदर देन राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जा सकता है हाउस कमेटी के सदन समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सदन समिति हाउस कमेटी बोला जाएगा। हाउस कमेटी के हेड कौन है? ये लघु समिति है। हाउस कमेटी पूछा जा सकता है, क्रेडेंशियल कमेटी पूछा जा सकता है, क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी है। कार्य प्रक्रिया पूछा जा सकता है, क्रेडेंशियल कमेटी शियल है। और फ्लैग कमेटी है, फ्लैग कमेटी हो सकती है, फ्लैग कमेटी है, फ्लैग कमेटी पूछी जा सकती है। और आपसे पूछा जा सकता है कार्य प्रक्रिया, वर्क प्रोसीजर, कार्य प्रक्रिया समिति आपकी जो उप समिति है कार्य प्रक्रिया की, प्रक्रिया समिति ये उप समिति है। तो इन सबके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपके फेमस हैं। झंडा समिति है, झंडा समिति। तो अगर इन सबके ही पूछ लिए जाए तो आप सबके बता देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इनके पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया है। यहाँ क्रेडेंशियल की अगर पूछे जाते हैं तो एस वारदाचारी, वारदाचारी आपको देखने को मिल जाएंगे, एस वारदाचारी। झंडा समिति के आपके कोई और नहीं बल्कि जीवी कृपलानी है। कार्य प्रक्रिया के आपको देखने को मिल जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत आपको देखने को मिलते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि पूरे खर्च समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चलिए एक बच्चे का सवाल इतना क्लीन है जिसका कोई जवाब नहीं। माधव बीड़ा का कहना है क्या अम्बेडकर जी ने संविधान को खुद लिखा है, किसी के लिखे रूप में व्यवस्थित किया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के एक भी भाग को नहीं लिखा, उन्होंने लिखे हुए संविधान को व्यवस्थित किया है। जिस तरीके से नोट्स मैनेजमेंट होता है उन्होंने वही किया है। एडहॉक फ्लैग कमेटी, बेटा फ्लैग, चलिए एक बच्चे का सवाल इतना क्लीन है जिसका कोई जवाब नहीं। माधव बीड़ा का कहना है क्या अम्बेडकर जी ने संविधान को खुद लिखा है, किसी के लिखे रूप में व्यवस्थित किया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के एक भी भाग को नहीं लिखा, उन्होंने लिखे हुए संविधान को व्यवस्थित किया है। जिस तरीके से नोट्स मैनेजमेंट होता है उन्होंने वही किया है। एडहॉक फ्लैग कमेटी, बेटा फ्लैग कमेटी काम नहीं कर पाई थी, इस वजह से एडहॉक फ्लैग कमेटी बनाई गई थी, याद रखना। जय जगन्नाथ। दूसरा आपको मैं यहां पर यह भी क्लियर करके बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सर इसके अंदर पूरा व्यापार समिति अगर देखते हैं, व्यापार यानी ऑर्डर बिजनेस कमेटी अगर आप देखते हैं, ऑर्डर बिजनेस कमेटी, तो ऑर्डर बिजनेस कमेटी जो थी उसके हेड थे आपकी के एम मुंशी, के एम मुंशी उसके हेड थे, के एम मुंशी उसके हेड थे। इसको भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, याद रखो। ठीक है, ये आपकी माइनर कमेटीज हैं जो टोटल 14 की, लेकिन उसमें से जो जरूरी है वो मैंने लिखवा दी आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ही जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया मित्र, आगे खींचे मीटर लिखवा दो। इसके बाद में संविधान सभा की विशेषताएं आपको बता रहा था कि संविधान सभा की विशेषताओं में मैन्युस्क्रिप्ट किसने लिखा, हस्तलिखित किसने लिखा है। तो दो लोग आपको देखने को मिलते हैं, हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग है। पूछा जाता है कि संविधान को पहले किस भाषा में लिखा गया, तो दोनों में ही एक साथ लिखा गया है। हिंदी में अगर पूछा जाता है तो दैट इज वसंत कृष्ण वैद्य है, वसंत कृष्ण वैद्य आपको देखने को मिलते हैं, वसंत कृष्णकांत वैद्य आपको देखने को मिल जाएंगे, वैद्य। अगर इंग्लिश में पूछा जाता है तो आपके पास सिंपल जवाब होगा सर दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, नारायण रायज़दा, नारायण रायज़दा के द्वारा लिखा गया है, नारायण रायज़दा के द्वारा यह लिखा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इसको डेकोर किसने किया है? सजाने का काम किसके द्वारा किया गया है? सजाने का काम। तो सजाने के काम के बारे में याद रखना, प्रस्तावना को अलग व्यक्ति ने सजाया है जिसका नाम है क्या बना? राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर, ठीक है। पूछा जाए अतिरिक्त को किसने सजाया है, अतिरिक्त को किसने सजाया है? सर जी अतिरिक्त को सजाते हैं नंदलाल और इनके साथ में है प्लस 22 डिजाइनर्स। और ये कहाँ के हैं सर जी? सर ये सबके सब जितने भी डिजाइनर्स हैं, यह है आपके वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ के अंदर एक जगह होती है शांति निकेतन, वहां के हैं। शांति निकेतन के 22 डिजाइनर, शांति निकेतन के, निकेतन के, ठीक है, याद रखना। पूछा जा सकता है संविधान के अंदर कितने भाग हैं और संविधान के अंदर कितने पेजेस हैं? सर संविधान के अंदर पेजेस हैं 251, जो मूल प्रतिलिपि है उसमें 251 पेजेस है। कितने पेजेस? 251 पेजेस हैं, ठीक है। आरएमएस राम मनोहर सिन्हा आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा की एक शर्त थी कि मैं मेहनताना नहीं लूंगा, प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखूंगा, लास्ट पेज पर अपने दादा का नाम लिखूंगा, जो कि इन्होंने लिखा है। 251 पेज, 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इंचेस का डायमेंशन है, 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इंचेस का डायमेंशन है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इंचेस डायमेंशन यही है, ठीक बात है, ओके। रहने वाले कहाँ के थे? ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ये है आपके जो है वेस्ट बंगाल के रहने वाले, बाकी सब वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पॉइंट अगर आपका क्लियर होता है तो कुछ पॉइंटर्स हैं। जब आपका संविधान बनकर रेडी हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो संविधान पे वाचन होना है। क्या होना है? संविधान पर वाचन होना है, वाचन। वाचन का मतलब होता है संविधान को पढ़ के देखा जाएगा कि भैया संविधान कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। संविधान पे वाचन होना जरूरी है। जैसे अब मैं, आप लोग हैं, आप मेरी क्लास के नोट्स लेकर आओ, अगर आप मेरी क्लास के नोट्स लेकर आए, ठीक है, तो एक बार चेक करें, क्रेडेंशियल के अल्लादी एंकर है, क्रेडेंशियल के अल्लादी एंकर होंगे, हाँ अल्लादी एंकर होंगे, अल्लादी एंकर होंगे, थोड़ा चेंज कर लेना, अल्लादी एंकर होंगे, एंकर होंगे, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया कि अब क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी क्लास के नोट्स लेकर आएंगे, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि इस नोट को पढ़ के मुझे बताओ। आप पढ़ोगे, मैं देखूंगा, अगर सही लगा तो मैं इसको आगे भेजता हूं। तो उसको जो पढ़ के देखा जाता है उसको कहा जाता है वाचन। वाचन कहा जाता है। वाचन का मतलब क्या होता है? हियरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सब लोग बैठेंगे, मीटिंग लगेगी, उस पर वाचन शुरू होगा, संविधान को पढ़ के सुनाएंगे, सब कहेंगे वाह वाह वाह, मजा आ गई। जैसे आप हैं, आपके सामने अगर मैं ये कहूं कि चलो मैं आपके सामने गाना गा के दिखा देता हूं, अच्छा लगे तो बता देना, तो गाना गाने की बात आ जाएगी, तो इसको कहने की बात ये होगी कि इसको यही चीजें आ जाएंगी कि हाँ आप सुनिए और आपको मैं बताऊंगा कि हाँ ये चीज ठीक है नहीं, ये चीज होगी, इसको वाचन कहा जाता है। तो संविधान के 3 वाचन हुए हैं। संविधान के कितने वाचन हुए देख लीजिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ये वाचन की व्यवस्था है। कितने वाचन हुए हैं? वाचन हुए हैं 3। संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, पूछा जाता है कि प्रथम वाचन कब होता है? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक हुआ है, 5 नवंबर से लेकर 9 नवंबर। ये पूरा ठीक से नहीं लिखा है, मैं बताता हूं, लिखते हैं इसको पूरा। स्टार्ट होता है सर जी, कब से कब तक? सर 5 नवंबर से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक है वो बताता हूं। सर 5 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 9 नवंबर 1948 तक। 5 नवंबर 48 से स्टार्ट होकर 9 नवंबर 1948 तक चलता है, ये प्रथम वाचन है।
द्वितीयवाचन कब शुरू होता है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीयवाचन कब होता है? 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को यह अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाता है किसके द्वारा? बाई संविधान सभा। इसको संविधान सभा यहाँ पर स्वीकार कर लेती है। इसके बाद इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 में। लेकिन उससे पहले एक दिन यहाँ पे और निकाल लीजिए, 24 नवंबर का दिन और निकाल लीजिए, 24 नवंबर का दिन, 24 जनवरी का दिन और निकाल लीजिए। 1950 क्यों? क्योंकि यहाँ पर संविधान पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ संविधान पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो लिख लीजिएगा यहाँ क्या हुए हैं? सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर हुए हैं। और इस तरीके से आपका संविधान बना है। तो सिग्नेचर की कॉन्सेप्ट को मैं अगले पेज पर बता देता हूँ। 4 नवंबर से 9 नवंबर है भाई, 4 नवंबर ही तो है। मैंने कुछ और बोल दिया क्या बे? क्या बे पंडू, कुछ और बोला क्या मैंने? 4 नवंबर लिखने का क्या रे? 4 नवंबर से 9 नवंबर चलेगा ना भाई, नोट किए? मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे, लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत रही होगी, समझ पाए? तो नोट्स में जल्दी से वही बात है मनीष, अगर मैंने बताया तो मैंने बताया, बहस मत करना ना, बहुत मारूंगा। अरे मैंने ही 4 नवंबर लिखा है चाचा, मैं ही बताता हूँ 4 नवंबर, ठीक है? आधे ज्यादा लोग तो इसे बताते ही नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? हियरिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हियरिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 हियरिंग हुई है, 3 हियरिंग हुई है, 3 हियरिंग एंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 ही हुई है। अगर मैं सिग्नेचर की बात करता हूँ, संविधान के जो सिग्नेचर हुए हैं उसके बारे में समझना, ठीक है? सिग्नेचर के बारे में समझना, सिग्नेचर कैसे कैसे हुए? साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन की भी चर्चा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी चर्चा करते हैं। सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? सर टोटल कितने हुए हैं? टोटल हुए कब है? 24 नवंबर को, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को 1950 के अंदर, ठीक है? 1950 के अंतर्गत हुए हैं, ओके, याद रखना। टोटल हुए 284। सबसे पहले किसने किए? जेएल नेहरू ने। सबसे पहले किसने किए हैं? जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने। बट फिर डिसाइड हुआ कि राष्ट्रपति जो होंगे वो आपके अलग होंगे। राष्ट्रपति कौन होंगे? फिर सबसे ऊपर किसने किए? सबसे ऊपर यानी फोरमोस्ट, फोरमोस्ट कहा जाता है, फोरमोस्ट। सबसे ऊपर किए हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किए गए, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किए। सबसे पहले जेएल नेहरू ने, सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है? ये किया गया सबसे पहले, ये सबसे ऊपर। अगला पॉइंट इसी में आप समझ लेना, इसे सबसे नीचे किसने किया? सबसे नीचे, सबसे नीचे किसने की है? दैट इज फिरोज गांधी ने, फिरोज गांधी ने की है, फिरोज गांधी ने की है। नेहरू ने इंग्लिश में की है और राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदी में की है, फिरोज ने भी इंग्लिश में की है। फिरोज राहुल गांधी के दादा हैं, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी। महिलाएं कितनी हैं? तो देखो एसएससी ने एक सवाल पूछा था, एसएससी में सवाल आया था, उसके अकॉर्डिंग 15 वुमेन होनी चाहिए। बट यार मैं क्लियर कहता हूं कि एग्जैक्ट अगर मैं डिजिट बताऊंगा तो वो 11 है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि ये 11 महिलाएं रही हैं। बट एसएससी में सवाल आया था तो 15 महिलाओं के सिग्नेचर की बात करता है यार, जो कि सच नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, महिलाओं के सच नहीं। एसएससी ने 15 माना है, बट एग्जैक्टली 11 इसमें सही है। अरे अनूप इसलिए नहीं आया क्योंकि अनूप सिर्फ यूपीएसआई के क्लासेस में आते हैं। सिंपल है, हाँ। बट गांधी की स्पेलिंग जीएनडीएचवाई है ना कि जीएनडीएचआई। अब क्वेश्चंस के लिए जितने लोग तैयार हैं जो हमने पढ़ा है, इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले बस एक छोटी सी पॉइंटर और होगा, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी? फटाफट बताइए, अगर रेडी है तो फटाफट बताओ। अच्छा ये चीज और याद रखना, जब इसको लागू किया गया था तो कुछ संविधान थे जिसके प्रारंभ है वो अलग से लागू है, मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेद ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पहले से ही लागू हैं। कौन कौन से? कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आंशिक तौर पर लागू किए गए थे। दीज आर पार्शियली इंपोज्ड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पहले से लागू है 26 नवंबर से। 6, 7, 8, 9 तो जितने भी हैं आपके आर्टिकल्स ये 26 नवंबर 1949 से ही लागू हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा कि कितने ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पहले से लागू हैं। तो ये आर्टिकल्स जो 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल्स हैं ये 26 नवंबर 1949 से ही लागू हैं। ये 26 जनवरी का इंतजार इन्होंने नहीं किया, ये शुरुआत से लागू हो गए, ठीक है? चलिए याद रखना। आगे हम बात करते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आंशिक लागू हुए हैं, जैसे 60 राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग 366, 367, मौजूदा कानूनों का जारी रहना 372, 380 अनुच्छेदों के कुछ भागों को संशोधित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये जो है ये आंशिक तौर पर लागू होते हैं, कभी भी ये पूर्णतः लागू नहीं हो पाए। ये कभी पूर्णतः लागू नहीं हो पाए। आगे ये ऐसे हैं जो 388 अस्थायी और संक्रमणकाली प्रावधान, 393 संक्षिप्त नाम, 394 इसका प्रारंभ, 391 अस्थायी शक्तियां, 392 कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां। ये आंशिक लागू अनुच्छेद हैं जो वर्तमान में भी आंशिक तौर पर ही लागू हैं, पूरे लागू नहीं हो पाए क्योंकि इस पर ब्रिटिश इंपैक्ट है, इसलिए हमने इनको पूरा लागू नहीं किया, ठीक है? पूछा जा सकता है आंशिक तौर पर कौन से लागू हैं, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि संविधान की विशेषताएं आपको आगे देखने को मिलेंगी, इसी के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? इसी के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करेंगे। संविधान की कुछ विशेषताएं होंगी जो अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे, साथ में और भी चीजें हम पढ़ेंगे। कुछ हमारे सिंबल्स देख लीजिए, भारतीय संविधान के कुछ सिंबल्स आप देख लेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। संविधान के स्रोत वगैरह हम देखेंगे, किस देश से क्या लिया गया है। मैं कल पढ़ाऊंगा कि भाई दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, यूएसएसआर से हमने क्या लिया, ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्स के साथ में पढ़ाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में जो कि जरूरी है क्योंकि ये रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाएंगे। बताइए राष्ट्रध्वज तिरंगे की बात करते हैं, इसका डिजाइन पिंडी वेंकैया नायडू ने 1921 में दिया था। इसको अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 में। केसरिया ऊपर है, सफेद बीच में, हरा नीचे है। नीला चक्र इसमें रहता है, अशोक चक्र जो वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी से लिया गया अशोक के स्तंभ से। 24 तीलियां हैं जो धर्म चक्र कहलाता है। 2-3 का रेशो रहता है ऊंचाई और चौड़ाई। 3 रंग का अर्थ है केसरिया जो आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब है साहस और बलिदान। सफेद है शांति और सत्य का, हरा है विश्वास और समृद्धि का। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 में आती है और इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करता है तो उसके ऊपर केस बन सकता है। वो 26 जनवरी 2002 में आई, ठीक है? ये हमारा राष्ट्रध्वज। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है राष्ट्र चिन्ह, अशोक का शालनाथ स्तंभ राष्ट्र चिन्ह है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 4 सिंह हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। नीचे घोड़ा, बैल, सिंह, हाथी बने हुए हैं। घोड़ा, बैल, ये हाथी, घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह 4 ऐसे बने हुए हैं। देवनागरी में लिखा हुआ सत्यमेव जयते जो मंडक उपनिषद से लिया गया है। धर्म चक्र इसके केंद्र में आपको देखने को मिलता है। ये सिंह है जो अशोक स्तंभ को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? कब अपनाया गया था? सीधे तौर पर याद रखना, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भैया एनटीपीसी वाले ना कोई भी इसको देख सकता है, ये पीसीएस वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट है राष्ट्रगान, जन गण मन आपको देखने को मिलता है। ये रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की बात करते हैं, यह बंगाली में लिखा गया था, यह बंगाली भाषा में शुरुआती तौर पर लिखा गया था। अगर हम देखते हैं 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसको 1911 में पहली बार गाया गया था। पहली बार कहां गाया गया था? पहली बार कलकत्ता के अंदर गाया गया था और यहां कलकत्ता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था। तो इस सेशन के हेड कौन थे? तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं नारायण विश्वनाथ धर। नारायण धर यहां पर आए हुए थे, वो यहां पर थे। ये किस बुक के अंदर है? ये गीतांजलि बुक के अंदर है, गीतांजलि बुक के अंदर है। पहले इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना गया है, गीतांजलि के अंदर है। इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। तो गीतांजलि को 1913 में नोबेल भी मिला है, नोबेल भी मिला है, साहित्य का नोबेल भी मिला है।
इसकी अवधि लगभग 52 सेकंड है पूरे संस्करण को। शॉर्ट ड्यूरेशन इसकी 20 सेकंड है। शॉर्ट कितनी है? 20 सेकंड में गाया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन। लयबद्ध तरीके से 52, शॉर्ट ड्यूरेशन 20 आपको देखने को मिल जाएगी। भाषा बांग्ला है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी इसको कहा जाएगा। पहली बार 27 दिसंबर 1991 में कलकत्ता अधिवेशन में था। नया अधिवेशन था, आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर पर्सन है। ठीक है, याद रखना, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल भी देखिए इसके अंतर्गत, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। याद रखना, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ पुस्तक में है। आनंद मठ पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। आनंद मठ 1982 में आती है आनंद मठ पुस्तक। ठीक है, उपन्यास आनंद मठ। इसके संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कंपोजर कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर है। पहली बार जो गाया गया था 18 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। कहाँ का? कलकत्ता का था। हेड कौन है? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी इसके अंदर हेड है। तुल्ला सयानी हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये राष्ट्रगान के समान सम्मान इसका माना जाता है वंदे मातरम का। जितना सम्मान राष्ट्रगान का उतना ही सम्मान इसका भी है। ठीक है, अरे संभव सीरीज हमारी दोबारा स्टार्ट हो रही है, वो रुकी नहीं थी, कुछ समय के लिए उसमें ब्रेक लिया गया था ताकि ज्यादा लोग उसमें ऑलरेडी जुड़ जाएं। ठीक है, ये था वंदे मातरम गीत का। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है हमारे बाकी चीजों के बारे में। जैसे राष्ट्रीय पशु है पैंथर टाइग्रिस, अपनाया गया था 1973 में। राष्ट्रीय पक्षी था पीकॉक पाबोक्रिस्टिस, अपनाया गया था 1963 में। इनकी कंजर्वेशन के लिए भी इनको अपनाया जाता है कि भाई इनका कंजर्वेशन बना रहे। राष्ट्रीय फूल हमारा कमल का आपको देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है नेबुला न्यूसीफेरा। नेबुला न्यूसीफेरा है। और हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका हमारा फल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कौन सा है? बेनियन ट्री है, जिसको फाइकस बेंगालेंसिस कहा जाएगा। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है, 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई है। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है, जो 18 मई 2010 को घोषित की गई है। इनके बारे में याद रखना। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका एग्जैक्ट नाम चट्टोपाध्याय, लेकिन ब्रिटिश नेम चटर्जी आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय श्रीशप यानी स्नेक, हमारा जो स्नेक है, राष्ट्रीय श्रीशप यानी स्नेक आपको जो देखने को मिलेगा। स्नेक है हमारा किंग कोबरा, 2015 में घोषित हुआ था। जो हेरिटेज हमारा एनिमल है वो हाथी है। राष्ट्रीय कैलेंडर है 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। शक संवत है, जिसको कनिष्क ने शुरू किया था। किंग कनिष्क कुषाण, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, जो खुद कुषाण डायनेस्टी का था, जो खुद कुषाण डायनेस्टी का था, उसने इसको शुरू किया था। ठीक है, 22 मार्च से इसके दिन शुरू होते हैं। चैत्र बैसाख जो होते हैं वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। नोट्स तो एक बार के बाद वो तो अपडेट ही नहीं हुए। मैं तो यहाँ हूं, जिंदा खड़ा हूं, क्या बात कर रहे हैं, याद रख लेना। तो ये हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनकी चर्चा मैंने कर दी है। अब अगर आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक इस रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। और मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि ये क्लास केवल लाइव में रहेगी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। क्लास कंप्लीट होने के आधे घंटे बाद यह क्लास आपकी हट जाएगी। तो जितना हो सके आप पहले ही लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। लीजिए क्वेश्चंस की हम चर्चा कर लेते हैं। ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई रहेगा। रीजन क्या है कि क्वेश्चंस हर एक एग्जाम से लेटेस्ट उठाए गए 2025 के। साथ ही साथ ये सब क्वेश्चंस, इनके अलावा भी इसी टॉपिक के क्वेश्चंस को JRSS में दिया जाता है, जीत रहा सुपरशीट में दिया जाता है, जो कि आपके बैच में अवेलेबल है, जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे आपको हमारा तथास्तु बैच देखने को मिलता है। लिखो फटाफट से। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा में मूल रूप से कितने सदस्य होने थे और विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए? बताएं। मूल रूप से कितने सदस्य होने थे विभाजन के बाद? डाउनलोड, अबे डाउनलोड नहीं हो सकती। जो बच्चा सोच रहा है क्लास को डाउनलोड कर पाएगा, नहीं हो सकती डाउनलोड। डाउनलोड करने के ऑप्शन से पहले इसको हटा दिया जाएगा। इसलिए बता रहा हूं, दोपहर में 12 बजे आके लाइव देख लिया करें। ठीक है, तो फटाफट हम बात करते हैं। पहले 389 सदस्य थे, विभाजन के बाद 299। काफी आसान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो शुरुआती तौर पर आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? बताइए फटाफट। यहीं पर लागू हो गया था, बट आंशिक तौर पर लागू हुआ था। सर आर्टिकल 384 लागू हो गया था, पर आंशिक तौर पर लागू हुआ था। आंशिक तौर पर लागू हुआ था। आंशिक मतलब पार्शियली लागू हो गया था। लागू तो हो गया था बट पार्शियली लागू हुआ था, पूरा लागू नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखना। यही आपको देखने को मिलता, ये लागू हो गया था बट बहुत आंशिक तौर पर लागू हुआ। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने क्या कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने क्या टिप्पणी की थी? फटाफट बताइए। ये टिप्पणी किस किस के द्वारा क्या क्या टिप्पणी की गई है क्रिप्स मिशन के बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में बताओ, बताओ सर। अगर हम बात करते, पोस्ट डेटेड चेक कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। प्रॉमिस फॉर फ्यूचर नथिंग एट प्रेजेंट, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। अगला, संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डीपी खेतान की जगह किसने ली थी? सर सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, सदस्य कितने थे और डीपी खेतान का स्थान किसने लिया था। तो इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक है सवाल के अंदर, मैं बता देता हूं। ऑप्शंस गलत हैं इसके। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष थे, और डीपी खेतान की जगह लेते हैं
टीटी कृष्णामाचारी, इनके स्थान की जगह टीटी कृष्णामाचारी ने ली है, कृष्णामाचारी के द्वारा ली गई। लीजिए ऐसे याद रखना। अगला सवाल, भारत की अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी और वित्त मंत्री कौन बने? वित्त मंत्री की बात की जाए तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने हैं और 13 अक्टूबर को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई। सिंपल है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई है। देखो मोहम्मद शादुल्लाह कभी शामिल ही नहीं थे। आई चुंदरीकर वाणिज्य मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। जिन्ना बिन ने भी कोई मिनिस्ट्री नहीं ली थी। सिंपल हमें आंसर देखने को मिलता है लियाकत अली खान। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रस्तुत किया गया, कब स्वीकृत किया गया, बताओ सर। 13 जनवरी को प्रस्तुत हुआ, 22 जनवरी को पारित हुआ और यह प्रस्तावना का आधार बना। 13 दिसंबर को यह प्रस्तुत हुआ, 22 जनवरी को पारित हुआ, प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने संशोधन प्रस्तावित थे, किए गए थे, कितने पर खर्चा हुआ और कितना कुल खर्चा हुआ, कितने पर चर्चा हुई, कितने पर खर्चा हुआ। कहा गया था 7635 प्रस्तावित थे, 2473 चर्चित थे और 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ये नए डेवलप्ड सवाल हैं, ये सवाल किसी किताब में नहीं है चाचा, इनको बनाया है हमने। आगे बात कीजिए, कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे और इसका अध्यक्ष कौन था? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द कैबिनेट मिशन 1946, हु वाज इट्स चेयरमैन? कैबिनेट मिशन के अंदर आपके 2 सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स नहीं, 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष है। जी हाँ, 3 सदस्य में भी वो जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है 2+1 का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसका आंसर सी आपको देखने को मिल जाएगा, 3 मेंबर्स हैं और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट अगला सवाल है, पूछा जाएगा संविधान सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अदर पार्टीज को 15 मिली थी। अदर्स को कितनी मिली थी? तो जितनी भी अदर पार्टीज हैं उनको 15 सीटें यहां पर मिली है। मूल संविधान 1950 में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? सर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखना। ओके चलो ठीक है। तो भाई अब ये जो वीडियो है अब प्राइवेट हो जाएगी थोड़ी देर में, तो जिस बच्चे ने नहीं देखी है बाकी के क्वेश्चन आपके GRSS के साथ साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज रही जो सवाल इसके अंदर पेपर में आते हैं। तो बाकी जीत रहना सुपरशीट में सबका पूरा का